रियलिज्म को सिंपल तरीके से समझो तो ये एक ऐसी सोच है जो बोलती है कि दुनिया का इंटरनेशनल सिस्टम ऊपर से कंट्रोल करने वाला कोई फाइनल पुलिस स्टेशन नहीं रखता। इसीलिए हर स्टेट को अपनी सिक्योरिटी खुद संभालनी पड़ती है। इसी को स्लाइड में अनाकी बोला गया है। अनाकी का मतलब केओस जरूरी नहीं होता। इसका मतलब बस ये होता है कि स्टेट्स के ऊपर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट यहीं से निकलता है कि स्टेट सबसे मेन एक्टर है। सर्वाइवल उसका प्राइमरी गोल है और सेल्फ हेल्प उसकी बेसिक हैबिट बन जाती है। देखो, जब कोई स्टेट अपनी जान बचाने, अपनी बॉर्डर सिक्योर करने और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की सोचती है, तब मोरालिटी या आइडियलिज्म सेकेंडरी हो जाते हैं। ये रियलिज्म का हार्ड कोर है। समझ आया? अब ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म का फर्क देखो। दोनों मानता है कि दुनिया इनसिक्योर है, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स सेम नहीं है। ऑफेंसिव रियलिज्म, जिसे मेयर शाइमर से जोड़ा गया है, बोलता है कि अगर सिस्टम अनसर्टेन है तो सेफेस्ट ऑप्शन रिलेटिव पावर को मैक्सिमम बनाना है। रिलेटिव पावर का मतलब सिर्फ स्ट्रांग होना नहीं, बल्कि दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग होना। इसीलिए हेजेमनी का आइडिया आता है। हेजेमनी मतलब इतनी स्ट्रांग पोजीशन कि दूसरे तुम्हें चैलेंज न कर सकें। स्लाइड के रेड ब्लू बॉक्स में यही कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक साइड अग्रेसिव एक्सपेंशन और दूसरी साइड स्टेटस को प्रिजर्वेशन। अब सवाल उठता है, क्या हर स्टेट एम्पायर बनाना चाहेगी? नो, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन ऑफेंसिव रियलिज्म के लॉजिक में टेम्पटेशन स्ट्रांग होता है। डिफेंसिव रियलिज्म थोड़ा डिफरेंट है। वॉल्ड्स वाली लाइन ये कहती है कि ज्यादा एक्सपेंशन अक्सर उल्टा नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेट्स बैलेंस करने लगते हैं। तो सेंसिबल स्टेट को इतनी पावर चाहिए होती है कि वो सर्वाइव करे, लेकिन इतनी भी नहीं कि सब उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। यहां कोर ऑब्जेक्टिव हेजेमनी नहीं, सिस्टमिक स्टेबिलिटी हो सकती है। अब सिक्योरिटी डिलेमा को पकड़ो। ये रियलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जब स्टेट ए अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आर्म्स प्रोक्योरमेंट करती है, स्टेट बी उसे ऑफेंसिव थ्रेट समझ सकता है। फिर स्टेट बी काउंटर आर्म्स करेगा। फिर स्टेट ए और इनसिक्योर फील करेगा। इस एक्शन रिएक्शन स्पाइरल को ही सिक्योरिटी डिलेमा बोलते हैं। स्लाइड के येलो सर्कुलर एरोज इसी स्पाइरल को दिखाते हैं। ध्यान दो, दोनों स्टेट्स शायद सिर्फ डिफेंसिव हों, लेकिन रिजल्ट एस्केलेशन ही निकलेगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस थ्योरी का यूज इंटरेस्टिंग है। इंडिया हिस्टोरिकली आइडियलिस्टिक नॉन अलाइनमेंट से चला, लेकिन आज प्रैग्मेटिक मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आया है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने प्रिंसिपल्स छोड़ दिए। इसका मतलब ये है कि इंडिया रियलिज्म को अपने तरीके से यूज कर रहा है। यूएसए के साथ डिफेंस टेक, रशिया के साथ लेगेसी आर्म्स एनर्जी, क्वाड के साथ मैरिटाइम बैलेंसिंग और ग्लोबल साउथ के साथ नॉर्मेटिव लीडरशिप। ऑरेंज इंडिया सेंटर्ड नेटवर्क डायग्राम इसी लेयर्ड स्ट्रैटेजी को दिखाता है। तो फाइनल बात यह है, रियलिज्म इंडिया को सिर्फ पावर चेस करना नहीं सिखाता। ये सिखाता है कि चेंजिंग पावर स्ट्रक्चर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे प्रोटेक्ट की जाए। बिल्कुल ठीक। लिबरलिज्म को रियलिज्म के ऑपोजिट एक्सट्रीम की तरह मत देखो। बेटर ये समझो कि लिबरलिज्म ये पूछता है, क्या स्टेट्स हमेशा सिर्फ पावर और फियर के हिसाब से ही एक्ट करते हैं, या कोऑपरेशन भी पॉसिबल है? इस स्लाइड का सेंट्रल आइडिया यही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, लेकिन परमानेंट डेस्टिनी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस, इंटरडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। देखो, जब कंट्रीज रिपीटेडली एक दूसरे के साथ ट्रेड, रूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंटरैक्ट करती हैं, तो चीटिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है और कोऑपरेशन का फायदा क्लियर हो जाता है। इसीलिए लिबरलिज्म एब्सोल्यूट गेन्स पर फोकस करता है। एब्सोल्यूट गेन्स का मतलब है, अगर दोनों का बेनिफिट हो रहा है तो कोऑपरेशन मीनिंगफुल है, चाहे किसी को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट क्यों ना मिले। अब इंस्टीट्यूशनल कोहेजन को समझो। इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ या रीजनल बॉडीज सिर्फ मीटिंग प्लेसेस नहीं होते। इनका रोल इंफॉर्मेशन देना, मिसट्रस्ट कम करना, रूल सेट करना और मॉनिटरिंग करना होता है। रियलिस्ट पूछेगा, क्या रूल स्ट्रॉन्ग पावर्स को रोक सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन। हमेशा नहीं। लेकिन लिबरल जवाब यह है कि इंस्टीट्यूशंस ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब डील करने का प्रैक्टिकल खर्चा, अनसर्टेनिटी, बार्गेनिंग, इंफॉर्मेशन गैप, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। जब इंस्टीट्यूशन होता है तो स्टेट्स को हर बार जीरो से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना पड़ता। अब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का पॉइंट देखो। कि हुएन और नाय का ये आइडिया बोलता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में रिलेशन सिर्फ मिलिट्री चैनल से डिफाइन नहीं होता। स्टेट्स, एमएनसीज, एनजीओज, सप्लाई चेन्स, डेटा फ्लोज, फाइनेंस नेटवर्क्स, एनर्जी रूट्स सब मिलकर मल्टीपल चैनल्स बनाते हैं।
इसीलिए स्लाइड के टॉप राइट नेटवर्क इमेज में लेयर्ड कनेक्शंस दिख रहे हैं। मतलब इशू एरियाज भी मिक्स्ड हो जाते हैं। कभी ट्रेड इंपॉर्टेंट है, कभी टेक स्टैंडर्ड्स, कभी क्लाइमेट, कभी हेल्थ। तो हर डिस्प्यूट टैंक से सॉल्व नहीं होता। मेक सेंस? डेमोक्रेटिक पीस थियरी का लॉजिक और सटल है। ये क्लेम करता है कि डेमोक्रेसीज आपस में वॉर कम करती हैं। क्यों? एक रीजन डोमेस्टिक अकाउंटेबिलिटी है। लीडर्स को वोटर्स, पार्लियामेंट, मीडिया और लॉ के सामने आंसरेबल रहना पड़ता है। दूसरा रीजन शेयर्ड नॉर्म्स हैं, कॉम्प्रोमाइज, डिबेट, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। इसीलिए स्लाइड के ग्रीन फ्लो चार्ट में डेमोक्रेटिक स्टेट स्ट्रक्चर से इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ और पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन निकाले गए हैं। लेकिन यहाँ केयरफुल रहना चाहिए। लिबरलिज्म ये नहीं बोलता कि डेमोक्रेसीज कभी वॉर नहीं करती। ये बोलता है कि एक दूसरे के साथ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट का चांस कम होता है। ग्लोबल गवर्नेंस का फाइनल पॉइंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक ऐसा एक्टर है जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की लैंग्वेज यूज करता है, लेकिन साथ ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी मांगता है। मतलब इंडिया लिबरल ऑर्डर को टोटल रिजेक्ट नहीं करता, वो उसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहता है। लिबरलिज्म का डीपर लेसन ये है कि पावर पॉलिटिक्स रियल है, लेकिन उसके बीच भी कोऑपरेशन के ड्यूरेबल पैटर्न्स बन सकते हैं। जब रूल्स, नेटवर्क्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मिलकर इंसेंटिव्स बदल देते हैं, तब इंटरनेशनल सिस्टम सिर्फ जंगल नहीं रहता। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आज की डिजिटल ट्रेड लिंक्ड दुनिया रियलिज्म से ज्यादा लिबरलिज्म को सपोर्ट करती है, या दोनों एक साथ चल रहे हैं? इसी टेंशन को समझना इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट और वर्ल्ड सिस्टम्स अप्रोच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक अलग एंगल से देखते हैं। ये पूछते हैं, हम सिर्फ स्टेट्स को क्यों देखें? क्या ग्लोबल सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कैपिटल और क्लास रिलेशंस ज़्यादा डीप फोर्स नहीं है? यहीं से हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का आइडिया आता है। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का सिंपल मतलब है कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है, वेल्थ का कंट्रोल किसके पास है और लेबर किस तरह एक्सप्लॉइट होता है। इस नज़रिए में कॉन्फ्लिक्ट का रूट सिर्फ बॉर्डर या सिक्योरिटी नहीं होता, काफ़ी बार रूट अनइक्वल इकोनॉमिक ऑर्डर होता है। स्लाइड के लेफ्ट साइड पर कैपिटल और क्लास स्ट्रगल को अंडरलाइन किया गया है। ये रैंडम नहीं है, ये पूरे फ्रेमवर्क की जान है। डिपेंडेंसी थियरी इसको और कॉन्क्रीट बनाती है। ये बोलती है कि कुछ देश हिस्टोरिकली ऐसे ग्लोबल सिस्टम में फिट कर दिए गए जहां वो रॉ मटेरियल्स और चीप लेबर सप्लाई करते रहे, जबकि डेवलप्ड कोर कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस कंट्रोल करते रहे। इस रिलेशन को डिपेंडेंसी बोला गया। डिपेंडेंसी का मतलब सिंपल एड लेना नहीं, इसका मतलब स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है। ऐसे में पुअर कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोनोमस नहीं रहता, वो एक्सपोर्ट पैटर्न्स, फॉरेन कैपिटल और एक्सटर्नल डिमांड के हिसाब से शेप होता है। स्लाइड के डिपेंडेंसी मैप में एक मेट्रोपॉलिटन कोर और सैटेलाइट पेरिफेरी का सर्कुलर मॉडल दिख रहा है, जहां कैपिटल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और अंडर डेवलपमेंट दूसरी साइड रिप्रोड्यूस होता है। सोचो जरा, अगर सिस्टम ही ऐसा हो जो कुछ को रिच और कुछ को डिपेंडेंट बनाए रखे, तो फिर सिर्फ डोमेस्टिक रिफॉर्म काफ़ी होगा क्या? अब वॉलस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी और ब्रॉड पिक्चर देता है। उसके हिसाब से दुनिया को कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी में समझा जा सकता है। कोर कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हाई वैल्यू प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं। पेरिफेरी कंट्रीज रॉ मटेरियल्स, लेबर इंटेंसिव गुड्स और लो वैल्यू एडेड रोल्स में ज़्यादा अटकी रहती हैं। सेमी पेरिफेरी दोनों के बीच होती है, ये बफर जोन होती है जहां कुछ इंडस्ट्रियल राइज होता है लेकिन फुल कंट्रोल नहीं। स्लाइड के वर्ल्ड मैप में ये स्पेशल हायरार्की दिख रही है। समझ लो ये सिर्फ जियोग्राफी का मैप नहीं, पावर का मैप है। अब इंडिया को इस लेंस से देखो। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया को लार्जली रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और कैप्टिव मार्केट के रूप में यूज किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का स्ट्रेस इसी बैकग्राउंड से निकला। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी को तोड़ना था। लेकिन आज भी सवाल खत्म नहीं हुआ। ग्लोबल फाइनेंस, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और डेट स्ट्रक्चर्स नए फॉर्म्स में डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हेजेमनी पर जो क्रिटिसिज्म दिया गया है, वो इसी बात को पुश करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉशन भी है। क्या हर अनइक्वल रिलेशन एक्सप्लॉयटेशन ही होता है? नो, नॉट एग्जैक्टली। कभी इंटीग्रेशन ग्रोथ भी ला सकता है। लेकिन मार्क्सिस्ट लेंस हमें ये फोर्स करता है कि हम डेवलपमेंट के शाइनी वर्ड्स के नीचे पावर रिलेशंस चेक करें। कौन रूल बना रहा है, कौन वैल्यू कैप्चर कर रहा है,
कौन रिस्क उठाता है और कौन प्रॉफिट ले जाता है। बस इसी वजह से ये अप्रोच इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज़फुल है। ये हमें बताता है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबलाइजेशन को न्यूट्रल मत समझो, इनके अंदर भी हायरार्की होती है। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू होता है। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ टैंक्स, मिसाइल्स और जीडीपी से समझी जा सकती है, या आइडियाज, आइडेंटिटी और नॉर्म्स भी उतने ही पावरफुल होते हैं? ये थ्योरी बोलती है कि रियलिटी का एक सोशल साइड होता है। मतलब स्टेट्स सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जीती, वो मीनिंग्स के वर्ल्ड में भी जीती हैं। इसीलिए स्लाइड में अलेक्जेंडर वेंट की लाइन का आइडिया दिया गया है। एनार्की अपने आप फिक्स्ड मीनिंग नहीं रखती, उसका मीनिंग स्टेट्स की इंटरैक्शन से बनता है। समझ रहे हो? एनार्की रियलिज्म के लिए फियर का सोर्स है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म पूछता है फियर क्यों, दोस्ती क्यों नहीं, राइवलरी क्यों और पार्टनरशिप क्यों नहीं। आइडेंटिटी यहाँ सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिटी का मतलब बस नाम या कल्चर नहीं, आइडेंटिटी का मतलब स्टेट अपने आप को कैसे देखती है। जैसे कोई स्टेट अपने आप को सिविलाइजेशनल पावर, स्टेटस क्वो पावर, रेवोल्यूशनरी स्टेट, विक्टिम स्टेट या रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी समझ सकती है। जब सेल्फ इमेज बनती है तब इंटरेस्ट्स भी उसके हिसाब से शेप होते हैं। इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि इंटरेस्ट्स फिक्स्ड नहीं होते, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। स्लाइड के ऑन्टोलॉजी डायग्राम में आइडिएशनल स्ट्रक्चर, शेयर्ड आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज, स्टेट आइडेंटिटी और पॉलिसी आउटपुट का चेन इसी को दिखा रहा है। तो पहले सोच बनती है, फिर बिहेवियर निकलता है। अब नॉर्म्स को समझो। नॉर्म मतलब एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर बिहेवियर। जैसे स्लेवरी रॉन्ग है, कोलोनियलिज्म इललेजिटिमेट है, केमिकल वेपन्स टैबू है, सॉवरेंटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नॉर्म्स हवा में नहीं आते। स्लाइड में नॉर्म लाइफ साइकिल दिया गया है। पहले नॉर्म इमर्जेंस होता है, जहां नॉर्म एंटरप्रेन्योर्स नई बात पुश करते हैं। फिर नॉर्म कास्केड होता है, जहां ज्यादा स्टेट्स उसे अडॉप्ट करने लगती हैं, ऑफन पीयर प्रेशर और लेजिटिमेसी की वजह से। लास्ट स्टेज नॉर्म इंटरनलाइजेशन होती है, जहां वो बिहेवियर इतना नॉर्मल हो जाता है कि लोग उसे क्वेश्चन भी कम करते हैं। बॉटम राइट ग्राफ में कंटेस्टेड से यूनिवर्सल तक का मूवमेंट इसी प्रोसेस को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ये लेंस काफ़ी यूजफुल है। इंडिया ने लॉन्ग टाइम तक अपने आप को एंटी कॉलोनियल, नॉन अलाइंड, सिविलाइजेशनल और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक एक्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया। ये सिर्फ स्लोगन नहीं थे, इन्होंने इंडिया के चॉइसेस को शेप किया। फॉर एग्जाम्पल, डीकॉलोनाइजेशन सपोर्ट, ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वसुदैवा कुटुंबकम टाइप सिविलाइजेशनल लैंग्वेज सब आइडेंटिटी लिंक्ड एलिमेंट्स हैं। स्लाइड का लास्ट पॉइंट इसी को विश्वगुरु या सिविलाइजेशनल स्ट्रेटेजिक कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में टच करता है। अब यहाँ क्रिटिकल क्वेश्चन उठता है, क्या आइडेंटिटी सिर्फ जेन्युइन बिलीफ होती है या कभी पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी? बिल्कुल, दोनों हो सकते हैं। इसीलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट एनालिसिस को डिस्कोर्स और प्रैक्टिस दोनों देखने पड़ते हैं। तो फाइनल समझो, रियलिज्म पूछता है कितनी पावर है, लिबरलिज्म पूछता है कितने रूल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म पूछता है तुम खुद को कौन समझते हो और तुम्हारे लिए प्रॉपर बिहेवियर क्या है। ये बहुत डीप बात है, क्योंकि कभी-कभी आइडिया ही इंटरेस्ट्स को शेप करता है। सिंपल है, बस याद रखो, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ मटेरियल कैलकुलेशन नहीं, मीनिंग मेकिंग भी है। हार्टलैंड थ्योरी को समझने के लिए पहले जियोपॉलिटिक्स का बेसिक लॉजिक पकड़ो। जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है ज्योग्राफी और पावर का रिलेशन। कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ सी रूट्स हैं, कहाँ रिसोर्सेज हैं और कहाँ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं। ये सब पॉलिटिकल पावर को शेप करते हैं। हैल्फर्ड मैकेंडर ने 1904 में ये बोल्ड आर्ग्यूमेंट दिया कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, स्पेशली रेलवेज, सी पावर की ओल्ड सुपीरियॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए उसने फोकस लैंड पावर पर शिफ्ट किया। स्लाइड के हिस्टोरिकल वर्ल्ड मैप में सेंट्रल यूरेशियन जोन को हाईलाइट किया गया है। इसी को उसने हार्टलैंड बोला। हार्टलैंड का मतलब रफली यूरेशिया का सेंट्रल लैंड मास, स्पेशली वो एरिया जो नेचुरली प्रोटेक्टेड है और जहां से लार्ज कॉन्टिनेंटल पावर बिल्ड हो सकती है। मैकिंडर का फेमस लॉजिक था, जो ईस्ट यूरोप कंट्रोल करेगा वो हार्टलैंड तक पहुंच सकता है, जो हार्टलैंड कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड को इन्फ्लुएंस करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स डोमिनेट कर सकता है। वर्ल्ड आइलैंड का मतलब यूरोप, एशिया और अफ्रीका का कंबाइंड मैसिव लैंड मास। देखो, ये आर्ग्यूमेंट सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक डीप फियर था। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंटल एम्पायर इस कोर एरिया को यूनिफाई कर ले, तो सी पावर्स के लिए उसे कंटेन करना मुश्किल हो सकता है। अब क्यों?
क्योंकि हार्टलैंड का साइज बड़ा है, रिसोर्सेज हैवी हैं और आउटसाइड नेवल अटैक से रिलेटिवली शील्डेड है। सी पावर्स का स्ट्रेंथ मोबिलिटी है, लेकिन कॉन्टिनेंटल पावर का स्ट्रेंथ डेप्थ होता है। स्लाइड के नीचे वाले मैप में जो रेड एरोज और इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस जैसा विजुअल है, वो इसी फोर्ट्रेस लॉजिक को एक्सप्लेन करता है। मतलब लैंड मास के अंदर से आउटवर्ड प्रोजेक्शन हो सकती है और एक्सटर्नल मैरीटाइम पावर्स को उस कोर तक डायरेक्ट एक्सेस मुश्किल होता है। अब इस थियरी को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ें? पहले ये समझो कि मैकेंडर का जमाना अलग था। उस समय एयर पावर, साइबर स्पेस और न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं थे, तो उसकी थियरी को लिटरल प्रोफेसी की तरह नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसका स्ट्रक्चरल इंसाइट आज भी यूजफुल है। यूरेशिया का कंट्रोल ग्लोबल बैलेंस के लिए सेंट्रल है। इसलिए यूरोप रशिया रिलेशंस, सेंट्रल एशिया, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर्स सबको ब्रॉडर लैंड पावर स्ट्रगल की रोशनी में समझा जा सकता है। स्लाइड के टेक्स्ट में रशिया चाइना कंपटीशन और सेंट्रल एशिया की रेलेवेंस का पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या? इंडिया डायरेक्टली हार्टलैंड पावर नहीं है, लेकिन यूरेशियन शिफ्ट्स इंडिया को डीपली अफेक्ट करते हैं। एनर्जी एक्सेस, कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी, रशिया टाइज, सेंट्रल एशिया आउटरीच, चाइना के लैंड कॉरिडोर सब यहाँ लिंक्ड हैं। तो इंडिया को सिर्फ इंडियन ओशन देखना काफी नहीं, उसे यूरेशियन इंटीरियर का स्ट्रेटेजिक मीनिंग भी समझना पड़ेगा। यहीं से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। ज्योग्राफी कभी न्यूट्रल बैकग्राउंड नहीं होती। ज्योग्राफी पावर को इनेबल भी करती है और लिमिट भी। हार्टलैंड थ्योरी का रियल वैल्यू इसी स्ट्रक्चरल थिंकिंग में है। बिल्कुल ठीक। रिमलैंड थियरी हार्टलैंड थियरी का करेक्शन भी है और चैलेंज भी। निकोलस स्पाइकमैन ने बोला कि मैकेंडर ने यूरेशियन कोर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, जबकि एक्चुअल स्ट्रेटेजिक स्ट्रगल उस बेल्ट में होता है जो यूरेशिया के एज पर है। इसी बेल्ट को रिमलैंड बोला गया। रिमलैंड को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये कोस्टल और नियर कोस्टल जोन है जो यूरोप के वेस्टर्न एजेस से लेकर मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया तक फैलता है। स्लाइड के डार्क वर्ल्ड मैप पर जो ग्रीन लिट कोस्टल बैंड दिख रहा है, वही रिमलैंड है। अब सवाल, ये जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यही पॉपुलेशन डेंस है, ट्रेड नोड्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इंडस्ट्रीज क्लस्टर्ड हैं, पोर्ट्स एक्टिव हैं और लैंड सी इंटरैक्शन सबसे ज्यादा होता है। हार्टलैंड प्रोटेक्टेड हो सकता है, लेकिन रिमलैंड डायनामिक है। यहां से कॉन्टिनेंटल पावर और मैरीटाइम पावर डायरेक्टली मिलते हैं। इसीलिए स्पाइकमैन का आर्ग्यूमेंट था, जो रिमलैंड कंट्रोल करेगा वो यूरेशिया को इन्फ्लुएंस करेगा, और जो यूरेशिया को इन्फ्लुएंस करेगा वो ब्रॉडर वर्ल्ड बैलेंस शेप करेगा। मतलब की स्ट्रगल स्टैटिक इनर कोर में नहीं, बल्कि एक्टिव कोस्टल क्रेसेंट में है। स्लाइड का बफर जोन आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। रिमलैंड एक एम्फीबियस बेल्ट की तरह काम करता है। एम्फीबियस का मतलब लैंड और सी दोनों डायमेंशंस का जंक्शन। यहां फ्रिक्शन नेचुरल है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल पावर्स इस जोन को पेनिट्रेट करना चाहती हैं और सी पावर्स इस जोन के थ्रू कंटेनमेंट या एक्सेस मेंटेन करना चाहती हैं। इसीलिए वेस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक सब रिमलैंड पॉलिटिक्स के पार्ट के रूप में देखे जा सकते हैं। समझ आया? ज्योग्राफी यहां सिर्फ मैप नहीं, कॉन्टेस्ट का स्टेज है। कोल्ड वॉर कंटेनमेंट को भी इसी लेंस से देखो। जॉर्ज कैनन की कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन का प्रैक्टिकल स्पिरिट यही था कि सोवियत एक्सपेंशन को उसके कोर एरिया से बाहर स्ट्रेटेजिक बेल्ट्स में रोका जाए। नेटो, सेंटो, सीटो टाइप अलायंस चेन्स का लॉजिक भी इसी ब्रॉडर अप्रोच से जुड़ा था। स्लाइड के नीचे वाले मिनी डायग्राम में ये क्लियरली दिख रहा है। हार्टलैंड पावर से लैंड बेस्ड मिलिट्री प्रेशर निकल रहा है और उसके अराउंड रिमलैंड बफर जोन और ऑफशोर बैलेंसर की रोल सेटिंग हो रही है। ऑफशोर बैलेंसर का मतलब एक्सटर्नल मैरीटाइम पावर, जैसे हिस्टोरिकली यूएसए, जो डायरेक्टली हर जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने के लिए की थिएटर्स में एंगेज करता है। अब इंडिया के लिए इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। इंडिया खुद रिमलैंड के क्रूशियल सेगमेंट पर बैठा है। इंडियन ओशन के एक्सेस पॉइंट्स, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक का आर्क, मलक्का के पास की मैरीटाइम चोक पॉइंट्स सब इंडिया को नेचुरल रेलेवेंस देते हैं। इसीलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, क्वाड पार्टिसिपेशन, आइलैंड पार्टनरशिप्स, ये सब रैंडम पॉलिसी आइटम्स नहीं है। ये इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का लॉजिकल एक्सटेंशन है। सोचो जरा, अगर रिमलैंड ग्लोबल कॉन्टेस्ट का मेन जोन है, तो इंडिया उस जोन में स्पेक्टेटर कैसे रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसीलिए इंडिया को कॉन्टिनेंटल थ्रेट्स और मैरिटाइम अपॉर्चुनिटीज दोनों को साथ देखना पड़ता है। यही रिमलैंड थिंकिंग का प्रैक्टिकल लेसन है। सी पावर थ्योरी को समझने के लिए एल्फ्रेड थायर महान को याद रखो। महान का सेंट्रल क्लेम ये था कि जो स्टेट समुद्री कम्युनिकेशन लाइंस को कंट्रोल करती है वो ग्लोबल पावर में बड़ा एज पा लेती है। यहाँ सी पावर का मतलब सिर्फ नेवी नहीं है, इसमें मर्चेंट मरीन, पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग, ओवरसीज बेसिस और मैरिटाइम कॉमर्स सब आते हैं। स्लाइड के लेफ्ट साइड पर यह बात क्लियर की गई है कि मैरिटाइम कंट्रोल ट्रेड और नेशनल ग्रेटनेस से लिंक्ड है। महान बेसिकली बोल रहा था कि वेल्थ और नेवल स्ट्रेंथ एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। ट्रेड से रिसोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्सेज से नेवी बनती है, नेवी से सी रूट सिक्योर होते हैं और सिक्योर रूट से और ज़्यादा ट्रेड होता है। ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप है। अब सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन या एसएलओसीज को समझो। एसएलओसीज मतलब वो मैरिटाइम रूट्स जिनके थ्रू ऑयल, गैस, रॉ मटेरियल्स, फूड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और मिलिट्री सप्लाईज मूव करते हैं। अगर ये रूट सेफ हैं तो इकोनॉमी स्मूथली चल सकती है। अगर ये वल्नरेबल हैं तो स्टेट की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वीक हो सकती है। स्लाइड के वर्ल्ड चोक पॉइंट मैप में सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मंदेब, मलाक्का स्ट्रेट, पनामा जैसे पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। इन्हें चोक पॉइंट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ डिसरप्शन का इम्पैक्ट डिसप्रपोर्शनेट होता है, मतलब एक नैरो पैसेज लेकिन ग्लोबल इफेक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि जो कंट्री इंपोर्टेड एनर्जी पर डिपेंडेंट है, क्या वो इन चोक पॉइंट्स को इग्नोर कर सकती है? नेवर। कोस्टल डिफेंस और ब्लू वाटर एक्सपेंशन का कॉन्ट्रास्ट भी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन वाटर या लिटरल फोकस का मतलब नियर कोस्ट डिफेंस ओरिएंटेड नेवी। ग्रीन वाटर का मतलब थोड़ा वाइडर रीजनल मैरिटाइम रीच। ब्लू वाटर नेवी का मतलब लॉन्ग रेंज सस्टेन्ड ऑपरेशंस, फार सीज प्रेजेंस और ओशियानिक इन्फ्लुएंस। स्लाइड के कंसेंट्रिक कैपेबिलिटी मॉडल में ये एवोल्यूशन विजुअली दिख रहा है। पहले कोस्टल सिक्योरिटी, फिर रीजनल फोर्स प्रोजेक्शन, फिर ब्रॉडर सी कंट्रोल या सी डिनायल कैपेसिटीज। सी कंट्रोल का मतलब किसी एरिया को इफेक्टिवली यूज कर पाना। सी डिनायल का मतलब दूसरे को फ्रीली यूज करने से रोक पाना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरी बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। इंडिया का ट्रेड और एनर्जी डिपेंडेंस मैरिटाइम रूट से हेविली कनेक्टेड है। इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ वॉर प्रिपरेशन नहीं, इसमें शिपिंग सेफ्टी, पायरेसी रिस्पॉन्स, चोक पॉइंट अवेयरनेस, सबमरीन ट्रैकिंग, डिजास्टर रिलीफ और पार्टनर नेवीज के साथ कोऑर्डिनेशन सब आता है। इसीलिए सागर डॉक्ट्रिन को समझो, ये सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि मैरिटाइम ऑर्डर को स्टेबल रखने की स्ट्रेटेजिक लाइन है। अब एक डीपर बात, महान को मैकेनिकल तरीके से अप्लाई नहीं करना चाहिए। आज मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, सबमरीन्स और साइबर थ्रेट्स ने नेवल वॉरफेयर को कॉम्प्लेक्स बना दिया है, लेकिन उसका कोर लेसन अब भी अलाइव है। जो स्टेट मैरिटाइम लाइफलाइंस को सिक्योर कर लेती है, उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया के लिए नेवी ऑप्शनल लग्जरी नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी का हार्ड इंस्ट्रूमेंट भी है और इकोनॉमिक सर्वाइवल का शील्ड भी। बस याद रखो, सी पावर का मतलब शिप्स की काउंटिंग से ज्यादा है। ये कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कोअर्सिव कैपेबिलिटी का इंटीग्रेटेड मिक्स है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ टैंक्स और टेरिटरी देखना इनफ नहीं है। आज पावर का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मल्टीपल डोमेन्स के इंटीग्रेशन से आता है। इसीलिए स्लाइड का पहला मेजर आइडिया जियो इकोनॉमिक्स है। जियो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है इकोनॉमिक टूल्स का स्ट्रेटेजिक यूज, मतलब ट्रेड, फाइनेंस, सैंक्शंस, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी एक्सेस, करेंसी सिस्टम्स, ये सब अब सिर्फ मार्केट के टूल्स नहीं रहे, ये पावर के टूल्स भी हैं। एडवर्ड लटवैक का लॉजिक यही था कि कॉन्फ्लिक्ट का कुछ हिस्सा मिलिट्री बैटलफील्ड से इकोनॉमिक बैटलफील्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए स्लाइड के लूप डायग्राम में कोअर्जन के एरोज मनी सिंबल्स के साथ दिखाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। जियो इकोनॉमिक कोअर्जन का मैकेनिज्म समझो। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट किसी दूसरे स्टेट की क्रिटिकल सप्लाई, टेक इनपुट्स, कैपिटल एक्सेस या मार्केट डिपेंडेंस को टारगेट करे तो बिना डायरेक्ट वॉर के भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। सैंक्शंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, डेट लेवरेज, स्विफ्ट रिस्ट्रिक्शंस, सेमीकंडक्टर डिनायल, रेयर अर्थ डिपेंडेंसी सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं। स्लाइड में स्टेट मोनोपोलाइजेस क्रिटिकल सप्लाई चेन्स और टारगेट स्टेट एक्सपीरियंसेस डिपेंडेंसी जैसे पॉइंट्स इसी चेन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब सवाल ये, क्या आज की वॉर हमेशा बॉम्ब से लड़ी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी वॉर लाइक प्रेशर इकोनॉमिक फॉर्म में आता है। अब टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म और साइबर जियोपॉलिटिक्स को देखो। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब ये आइडिया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल आउटकम्स को डीपली शेप करती है।
साइबर डोमेन ने बॉर्डर्स को पोरस बना दिया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हैकिंग, सर्वेलेंस, डेटा थेफ्ट, एआई रेस, सेमीकंडक्टर डोमिनेंस, टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स, ऑल दीज आर स्ट्रेटेजिक इश्यूज। स्लाइड के राइट साइड के लेयर्ड ग्लोब डायग्राम में लैंड, सी, एयर, साइबर, स्पेस और इंफॉर्मेशन को ओवरलैपिंग बैटल स्पेस की तरह दिखाया गया है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट अब सिंगल अरीना में नहीं होता। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मतलब है कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्शन साइमल्टेनियसली कई डोमेन्स में कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलती है। आउटर स्पेस और एंटी सैटेलाइट कैपेसिटी का पॉइंट भी इग्नोर मत करो। स्पेस एसेट्स नेविगेशन, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, मिसाइल गाइडेंस, वेदर और सर्वेलेंस सब के लिए सेंट्रल हैं। अगर किसी स्टेट की सैटेलाइट्स ब्लाइंड या जैम हो जाएं, तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी शार्पली वीक हो सकती है। इसलिए A2AD या एंटी एक्सेस एरिया डिनायल का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब किसी राइवल को किसी एरिया में फ्रीली एंटर या ऑपरेट करने से रोकना। ये मिसाइल्स, सेंसर्स, साइबर अटैक्स, सबमरीन्स, एयर डिफेंस और स्पेस डिसरप्शन के कॉम्बिनेशन से काम कर सकता है। इंडिया के लिए ये स्लाइड बहुत करंट रेलेवेंस रखती है। इंडिया को अब पावर को सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ट्रेडिशनल फ्रेम में नहीं देखना। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, स्पेस रेजिलियंस, रेयर अर्थ एक्सेस, एनर्जी ट्रांजिशन सप्लाई चेन्स सब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के पार्ट बन चुके हैं। एग्जैक्टली यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का रियल मीनिंग है। इकोनॉमी और सिक्योरिटी अलग बॉक्सेस नहीं रहे, दोनों डीपली फ्यूज हो गए हैं। तो आज का स्मार्ट स्टेट वो है जो मार्केट, मशीन और मिलिट्री को एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक डिजाइन में सोच सके। यही फ्यूचर है। क्लियर है?